नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं भाई जैगम मुर्तजा। जैगम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ। तो हिंदुस्तान आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी साहब आए, अच्छी बात है, आए, बहुत सारी बातें की। देवबंद गए, एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई जिसमें महिलाएं नहीं थी, कहा गया कि महिलाओं को नहीं आने दिया गया। उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पहले सफे में एकदम महिलाएं ही हैं, और जबरदस्त महिलाएं, स्मिता शर्मा थी और बाकी हम लोगों की मित्र कई सारी पत्रकार थी वहां पर, जिन्होंने उनसे खूब सारे सवाल पूछे। जितने सवाल पूछ सकती थे उतने सवाल उन्होंने पूछे, और सवालों का उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। लगभग वही जवाब थे जिनकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। दो सवाल बनते हैं और दोनों जैगम भाई बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तो हिंदुस्तान की सरकार के लिए अफगानिस्तान से रिश्ता रखना कितना जरूरी है, कितना नहीं है, ये एक कूटनीतिक सवाल बनता है, पॉलिटिकल सवाल बनता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल बनता है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे अपने करीबी लोगों को मैंने देखा कि मुत्ताकी साहब का जो बिहेवियर था उसको लेके वो इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि बस यही आदर्श बिहेवियर है। ऐसे हमारे दोस्त जिनको अक्सर जीन्स टी शर्ट में हमने देखा है, जिनको अमेरिका और यूरोप के वीजा के लिए परेशान होते हुए देखा है, जो हमारे साथ महिलाओं से, महिला पत्रकारों से बिल्कुल नजर मिलाकर बात करते हैं, प्रेस क्लब की महफिलों में बैठते हैं, उनका मुत्ताकी साहब का नजर झुकाना या फिर बाकी सारा कुछ इतना उनको पसंद आ रहा था कि मेरे लिए अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि क्या मुत्ताकी साहब का जो इस्लाम है, अफगान जो इस्लाम है, अफगान नहीं बल्कि तालिबानी, क्योंकि मुत्ताकी साहब अफगानिस्तान के सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा भी बहुत सारी आवाजें हैं। मैं लगातार सोच रहा था, इस्लाम मेरा इशू नहीं है, इस्लाम मेरी समझ एक लिमिटेड है, लेकिन इंटरनेशनल थोड़ी बहुत समझ है और आपकी दुआ से थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। तो ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या फिर यूएई हो गया, यहां तक कि ओमान को देख लीजिए, जॉर्डन को देख लीजिए, ये सारे के सारे इस्लामी मुल्क हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं जहां महिलाएं प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं। ईरान में हम जानते हैं साइंटिस्ट हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, टीचर प्रोफेसर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हैं ही। अभी अभी पिछले दिनों एक डेटा आया था कि जो ग्रेजुएट्स वहां निकलते हैं उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है, पुरुषों से ज्यादा महिला ग्रेजुएट ईरान से निकल रही हैं। यूएई के अंदर खुली छूट है, गाड़ी चलाने की भी छूट दी गई। यूएई में तो ज्यादा छूट है, सऊदी अरबिया में गाड़ी चलाने की भी छूट दी गई। ओमान, जॉर्डन जो है, वहां दुनिया भर से लोग आते हैं, घूमने भी आते हैं। मैं लंबी बात क्यों करूं जब आप बैठे हैं तो। जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद आप तक पहुंच चुका है, तो बस आपसे सुनना है अब। देखिए, हम जिस दौर में जन्म हम लोगों ने लिया है उसमें दो चीजें बड़ी सत्य और शाश्वत सत्य है। एक कि हम पीआर और इमेज बिल्डिंग वाले दौर में जन्म लिया हमने, जिसमें सोशल मीडिया है, कैमरा पे क्या दिखना है, पीछे क्या होना है, और किस तरह की मुझे अपनी इमेज रखनी है। तो एक तो ये मैसेजिंग वाला जो जमाना, और एक पोस्ट ट्रूथ वाला है, तेरा सच मेरा सच, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। और चीजों को देखने का जो नजरिया है, जो पोस्ट ट्रूथ वर्ड ने एक चीज कह दी और जब सच को दो हिस्सों में बांट दिया, तेरा और मेरा, तो उसमें एक अर्ध सत्य हो गया, और अर्ध सत्य कभी सत्य नहीं होता। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। और अर्ध सत्य अक्सर झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी हमने देखा। हाँ, भाई आधा सच के साथ क्या है, बहुत बढ़िया करके आप एक अच्छे फैक्ट के साथ या एक अच्छे सत्य के साथ या एक रिलीजियस एक कलेवर में लपेट के कुछ भी आप उसे सेल आउट कर लीजिए, तो आदमी के पास उसको क्रिटिसाइज करने का या उसे गलत कहने का एक रास्ता तो बंद हो ही जाता है। और जब आप उसकी निंदा कर रहे होते हैं तो आधी दुनिया कम से कम उसके साथ खड़ी होती है, और उसमें दिखाई देता है कि बोले नहीं नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है। तो उसका वाला जो सत्य है वो हो सकता है कि मेरे जो बाइनरी है उसमें फिट नहीं बैठ रहा, और मेरा वाला जो सत्य है वो उसकी बाइनरी में फिट ना बैठे। तो एक चीज तो ये हो। दूसरा जो आपने कहा कि भाई बड़े हमारे दोस्त खुश हो रहे थे कि जो नजरें झुकाना और इस तरह का दिखाना, तो बड़ी चीज ये है कि भाई आप पब्लिक लाइफ में हैं, और एक जब पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आपको जो है वो आपको अलग दिखना और अलग तरह से दिखाना एक उनकी मजबूरी भी है। आपको मॉडर्न भी दिखना है, आपको रिलीजियस भी दिखना है, और उसके बीच में बैलेंस करना हर पॉलिटिशियन की। और ये हम मुत्तकी साहब को ही क्यों कहें, हम अपने यहाँ से अगर शुरू करें, तो जो गांधी को गाली बकने वाले हैं, विदेश में जाके उन्हें गांधी के आगे, मूर्ति के आगे झुकना भी पड़ रहा है, प्रणाम भी करना है, फूल माला भी चढ़ानी है, और व्याख्यान भी देना है कि गांधी बहुत अच्छे थे, गांधी और बुद्ध जो है भारत का सत्य है।
और भारत में आने के बाद हम उसका बिल्कुल एक अपोजिट वो जो बिहेवियर है वो देखते हैं। तो ये पॉलिटिकल क्लास का एक, और खास तौर पे जब से जो पॉलिटिक्स है उसको, या जो सरकारें बनाने का ठेका जब से पीआर एजेंसीज और एप्को जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जब से पहुंचा है, तो तब से इन सब चीजों पे जोर ज्यादा है कि हम कैसा दिख रहे हैं, हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हमें कहाँ मैसेज देना है। तो जो मुत्तकी साहब का जो अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने देवबंद भी गए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़कियां थी और एक में नहीं थी, तो वो दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो असल में क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग ऑडियंस को आप कैटर कर रहे हैं। एक जगह मैसेज देना है अफगानिस्तान में अपने ऑडियंस को कि भाई हम अभी वही हैं, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम उतने ही सख्त हैं, हम उतने ही शरीयत के मानने वाले हैं, और जो शरीयत का हमारा वाला वर्जन है उसे हम पूरी दुनिया में हम लेके घूम रहे हैं। जो दूसरा वर्जन है वो होता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, या हमारे जैसे जो मुल्क हैं वहाँ मीडिया के लिए, वहाँ लिबरल भी दिखना है, वहाँ आपको थोड़ा मॉडरेट भी दिखना है। और ये तो जो जो पोस्ट ट्रूथ का जो हम जिक्र कर रहे थे उसमें गुड तालिबान और बैड तालिबान में जब आपने डिफरेंशिएट कर लिया, तो बैड तालिबान कहीं पीछे रह जाते हैं, और जब हमारे सामने आके दिखना है पूरी दुनिया में, जब आपको डिप्लोमेसी और इन सब चैनल्स को जब आपको पार करना है, तो फिर वहां पर आपको गुड तालिबान दिखना पड़ेगा। बैड तालिबान अगर आप दिख के जाएंगे हाथ में हंटर लेके, या महिलाओं पर कोड़े बरसाते हुए, या उन्हें बुर्का पहना के घसीटते हुए, या उनकी छोटी छोटी गलतियों पर, या उनके लिए जो आपका जो कबीलाई निजाम है उसे जब अगर आप लागू करके और यहाँ आएंगे, तो फिर आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो दिक्कत वही हो रही है कि हम उन दोनों चीजों के बीच में हम इतना उलझे हुए हैं कि हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो दिख रहा है ये सत्य है, या जो हो रहा है वो सत्य है। और ये सिर्फ हमारी दुविधा नहीं है, हमारे दर्शकों की और हमारे इर्द-गिर्द और मुसलमानों में खास तौर पे ये वाला, क्योंकि मसला क्या है कि मैं ये बात कहूँ, आपने कहा कि मैं इस्लामिक विद्वान नहीं हूँ, तो इन सब चीजों को समझने के लिए जो सोशल चीजें हैं, देखिए रिलीजन के 2 एस्पेक्ट हैं। एक, जो आप रिलीजन को जी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, अज़ान आप सुन के आप नमाज के लिए जा रहे हैं, या आप जो शरीयत के पाबंद हैं, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको ईमान पे पाबंद रहना है, आपको आपको अपना हुलिया ऐसा रखना है कि आपको या दूसरे को आपको देख के शर्म ना आए। आपके जो कर्म है, या जो आपके जो एक्ट्स एंड डीड्स हैं, उन्हें देख के या कोई ये ना कहे कि ये भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, या ये ऐसे लोग हैं। तो वो जो एक सामाजिक जो एक बाइनरी है वो एक अलग है, और उसके बाद जो दुनिया के लिए, या जो एक सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल बाइनरी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। उसमें मैसेजिंग भी है, उसमें सख्ती भी है, उसमें दिखना भी है, और उसमें ये अलग वाला जो वर्जन की जो हम बार-बार बात करते हैं कि कई सारे वर्जन हैं। और हिंदुस्तान में तो दिक्कत क्या होती है कि हम उस मुल्क में पैदा हुए कि जहाँ इस्लाम, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ ये राइट विंग का भी बड़ा इल्ज़ाम है कि यहाँ जन्म नहीं लिया और इम्पोर्ट किया, और बाहर से ये सब बाहर का कल्चर, बाहर का। तो बाहर का कल्चर नहीं है असल में, जिसके साथ इंटरेक्शन हो गया। भाई कुछ लोग सऊदी नौकरी करने चले गए, तो उनका जो वर्ज़न है वो ज़ाहिर-सी बात है उधर का होगा। जो टर्किश इन्फ्लुएंस में है उनका टर्किश वाला, ये जो तुर्क शासकों के साथ जो इस्लाम आया उनका एक अलग वर्ज़न था। उसी तरह ईरानी, सासानी या उज़्बेक, या ये जो जब लोग आए, तो इनकी जो प्रैक्टिस थी बिल्कुल अलग थी। जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम है और जो बुक वाला जो इस्लाम है, या जिसे हम कहते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है, उसमें बड़ा फ़र्क है। अब हम ही बैलेंस नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को, और हम नहीं मतलब उसे प्रैक्टिस कर पाते, तो फिर हम दूसरों से बड़ी तवक्को कैसे करें कि भई ये हमारे वाले वर्ज़न को माने, उसके वाले वर्ज़न को माने, तो ये फ़िरका और ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में जो अहम चीज़ है, जो जो कोर फंडामेंटल्स हैं, वो बदलते नहीं। और वो इसलिए नहीं बदलते कि आपने महिलाओं के राइट्स की बात की, तो इस्लाम में और आप अगर कह रहे हैं कि भई बुर्का और ये पाबंदी और ये कोड़ा मारना या सज़ा देना, या ये ट्राइबल जो प्रैक्टिसेज़ हैं, इनका इस्लाम से आप, क्योंकि चूँकि वो हरकत करने वाला मुसलमान है, तो आप लोग समझते हैं कि इस्लामिक ट्रेडिशन है। इस्लामिक ट्रेडिशन नहीं। क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन अगर होती, तो जो रिस्ट्रिक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आप कैद हो जाइए, बंद हो जाइए, तो वो रिस्ट्रिक्शन अर्ली जो इस्लाम है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में जिसको प्रीच किया गया, या उनके ज़िंदा रहते जो जो प्रैक्टिसेज़ सामने हमारे आए, तो उनसे अगर हम, या जिसे हम सुन्नत कहते हैं, या जिसे हम हदीस, तो खैर बहुत बात का मसला है, लोगों ने बाद में कैसे इंटरप्रेट किया क्या, लेकिन कुरान और सुन्नत 2 चीज़ ऐसी हैं जो नबी के ज़माने में है। और
जो बहुत बेसिक इस्लाम की समझ रखता है, मतलब बहुत ज्यादा उसे रिलीजियस, वो 5 टाइम की नमाज वाला है या कलमा उसने पढ़ लिया है, गोश्त खा लिया है, मतलब जो बहुत जनरल प्रैक्टिसिंग मुसलमान, वो भी इन बातों को समझता है कि उसमें एलिमेंट्री लेवल पे कितना उसे, किस लेवल तक जाना है और कितनी सख्ती उसे बर्दाश्त करनी है और कितनी उसे करनी है। तो उन दोनों चीजों में फर्क है। तो जाहिर सी बात है, इस पे बड़ा डिबेट है। आपका क्या, सोशल मीडिया पे आपने, हमने सबने इस चीज को सुना, झेला है, या आपने अगर कुछ कह दिया तो ये दिक्कत भी हमारे जमाने की है कि हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का मादा खो चुके हैं। वरना नहीं, जिस उसको इस्लाम की उसको बात, मैं इस तरह से समझता हूँ जैगम भाई, यहाँ भी कुछ लोग नाराज हो रहे होंगे तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं उसको इस तरह से समझता हूँ कि ये हुआ है कि आप क्रिटिसिज्म के बहाने आते हैं और जाके बिल्कुल फिर दूसरे पाले में खड़े हो जाते हैं और लठ चलाने लगते हैं, ये हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस के ज़माने में केवल क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि यार बुर्का बहुत गलत है, या ऐसे नहीं होना चाहिए, या वैसे होना नहीं चाहिए। ज्यों ही सत्ता बदली, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो हिंदुत्व के पाले में जाके खड़े हो गए और उनको अब सिर्फ मुसलमानों का कट्टरपंथ दिखाई देता है, हिंदुओं का कट्टरपंथ उनको नॉर्मल लगता है। तो जब भी कोई ऐसा दिखता है तो अगर ये शक होता है तो मुझे लगता है कि इस शक को तो मुझे, मैं यहाँ से समझता हूँ, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रहा था जैगम भाई, अ, जैसे इंडियन इस्लाम की बात की जाती है अक्सर, नसीर साहब ने बात की और लोगों ने बात की, और मेरे जैसा आदमी जो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ लेकिन बहुत सारे मुस्लिम परिवारों से दोस्ती, नॉर्मल सी बात है। अब ज़माना बदल गया है, हम तो उसी ज़माने के हैं कि कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जिसके 4 मुस्लिम दोस्त ना हों, और कोई ऐसा मुस्लिम परिवार नहीं होगा जिसके 40 हिंदू दोस्त ना हों। तो हम उन घरों में जाते थे, बहनें थीं, माएँ थीं। अब उस रूप में तो मैं आपके घर भी गया हूँ, आपकी बहन से मुलाकात हुई है, माताजी से मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बिरयानी खाई है मैंने, वो तो छोड़ दीजिए, तो ये बचपन से चलता रहा है। तो उसमें हमने जो बिहेवियर देखा है, उसमें बराबरी का बहुत बिहेवियर देखा है। जैसे दोस्त की बहन है, तो हम भी बहन की तरह ही बिहेव करते थे। बिल्कुल हमको बिल्कुल कहीं बिल्कुल। अगर हमको बदतमीज़ी करते हुए देखा उसने, तो उनको डाँटने का अधिकार था। और ऐसे ही अगर उम्र में छोटी है और हमने कहीं सड़क पे कुछ ऐसा करते हुए देखा जो उस ज़माने की हमारी समझ थी उसके हिसाब से गड़बड़ था, तो हम भी डाँट सकते थे कि यहाँ क्या कर रही हो? रिक्शा पकड़ो, घर जाओ। और वो जी भाईजान कह के या जी भाई साहब कह के चुपचाप निकल जाते थे। तो वो जो रिश्ता था, उसमें ये नज़र झुकाने-वुकाने का तो बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई नज़र झुकाता नहीं था। लेकिन एक-दूसरे के ऊपर अधिकार का रिश्ता था, 2 धर्मों के बीच की मैं ये नहीं बात नहीं, कर रहा हूँ। वो और था नहीं अशोक दूसरा भाई, जो, अभी भी जिन नहीं, परिवारों में, जहाँ जो मैं बस सोशल एक बात, परिवार है। मैं बात पूरी कर लूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर मैं बाहर से देखूँ तो वो एक इंडियन किस्म का इस्लाम था, जहाँ हमारे घर में पूजा होती थी, उनके घर में नमाज़ होती थी। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क करना एक हिंदू परिवार और मुसलमान परिवार के बीच में बहुत मुश्किल काम था। और अगर थोड़ा-सा और आगे की बात करूँ तो चिंताएँ दोनों घरों की एक जैसी थी। उनके बाप की भी यही चिंता थी कि लौंडा बिगड़ रहा है। हमारे बाप की भी यही चिंता थी कि लौंडा बिगड़ रहा है। वो भी चाहते थे कि लड़का किसी अच्छी नौकरी में पहुँच जाए, और मॉडर्न लोग तब नहीं थे, तो वो भी यही चाहते थे कि लड़की की अच्छी जगह शादी हो जाए। हमारे बाप भी यही चाहते थे कि लड़कियों की अच्छी जगह, हमारी तो खैर बहनें थी नहीं, लेकिन जो और बाकी परिवार था। तो चिंताएँ एक जैसी थीं, बच्चों के भविष्य को लेकर सोच एक जैसी थी। फ़र्क बस इतना था कि भाई हमारे बाप मंदिर जाएँगे, उनके बाप मस्जिद जाएँगे। अब ये तो यहाँ कहूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि हमारे बाप सिखाते थे कि मस्जिद के सामने से गुज़रो तो नज़र झुका लो, और उनके बाप सिखाते थे कि मंदिर के सामने से गुज़रो तो नज़र झुका लो। वो ज़माना तो बहुत पीछे चला गया। लेकिन अगर अलग-अलग करके भी देखें तो इंडियन इस्लाम जैसी भी एक चीज़ दिखाई देती है, जो इन तमाम असरात को अपने ऊपर लेती है, लेकिन यहाँ के माहौल के हिसाब से जो लंबे समय तक साथ रहते हुए डेवलप हुआ है, वो आराम से प्रैक्टिस करती है। नहीं, वो आपकी बात मैं काट रहा था, तो मैं दोबारा से वही बात दोहराता हूँ। पुराने हाँ, ज़माने की बिल्कुल। नहीं, हमारे ज़माने में अभी भी, मतलब मैं अभी भी अपने आप को खुशकिस्मत समझो या कुछ भी समझें कि कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर हमारा दखल है। उनके घर में हुँ। शादियाँ हमारी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकती। उनके बच्चे, मतलब भांजी हैं, भतीजी हैं, बेटियाँ हैं या बहनें हैं, वो अपने भाई से, अपने बाप से बाद में शिकायत करती हैं, बाद में उनकी फ़रमाइश होती है, वो पहले हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया ये ऐसा हो जाएगा क्या? चाचा ऐसा करा दीजिए। तो ये चूँकि अलग परिवार माना ही नहीं जाता था, जिन परिवारों में आपका आना-जाना, बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ कहा जाता था। मतलब ये बचपन से जो सो कॉल्ड संस्कार हैं, जो जो जिन पे बड़ा ज़िक्र होता है, उनमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। हमें 2 चीज़ें बचपन से हमारी माँ ने या हमारी बहनों ने या हमारे बाप ने भी, मतलब ये सिखाया कि एक तो जिन घरों में आपका आना-जाना, और एक जहाँ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, कम से कम उनके साथ में कोई दुष्टता, धूर्तता या ऐसी नीचता मत कीजिए कि आप मुँह दिखाने लायक ना रहें।
जो बिल्कुल। परिवार जिन घरों में आपका उठना बैठना है, आना जाना है, वो आपकी फैमिली है, वो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो आपकी उनकी बहन आपकी बहन है, या उनकी माँ आपकी माँ है। उनकी परेशानी आपकी परेशानी और मेरी परेशानी उनकी परेशानी, और ये चल रहा है और अभी भी चलता है। इतने बुरे दौर में जिसमें लोग लिंचिंग और ये सब, ये और बड़ा के साथ ये कि मुसलमान के साथ खाना खा लिया जैसी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि मैंने आज बिरयानी खा ली, मैं मुसलमान के घर चला गया, मतलब जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उस दौर में हमारा अभी भी कल्चरल, और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि जिन लोगों का सोशल या बाइनरी में जिनको सम्मान नहीं मिला, या जिनके सोशल संबंध नहीं बन पाए, या समाज में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, सामाजिक हैसियत, मैं फाइनेंशियल वाली बात नहीं कर रहा। सामाजिक हैसियत जिनकी नहीं है, या जिनका ढंग के घरों में या गिनती के 10-20 घरों में उठना-बैठना नहीं है, उन लोगों में नीचता का एलिमेंट ज़्यादा है। जो ज़्यादा है, लोग, अब बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनल नहीं होता, मेरे मन में कई बार गुस्सा आता है, या मेरे मन में कम्युनल लाइफ में मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। किसी के में भी आता है, लेकिन, बिल्कुल, हाँ। और आपको भी आता होगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बिल्कुल, आता है। बिल्कुल, लेकिन होता बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल। लेकिन जब मेरे मन में पहली बार इस तरह की बात आती है, तो मेरे सामने वो चेहरे घूमते हैं जिनके साथ मेरा उठना-बैठना, या जिनके साथ जिन घरों में मेरा आना-जाना है। फिर मैं उस सवाल को उस बाइनरी में रख के देखता हूँ, या उस खाँचे में रख के देखता हूँ कि ये लोग इन हालात में मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, या मेरे साथ ये ऐसे क्या करते या क्या कर सकते हैं। और जब वो सवाल मेरे पास आता है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे खुद ब खुद मिल जाते हैं, और वो गुस्सा वहाँ खत्म हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें लिखने के बाद ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे हम भी लिखते हैं, और आप भी लिखते होंगे, और लिख के कई बार ऐसा हुआ कि लिखा और 6 बार उसे डिलीट किया कि पोस्ट करते-करते नहीं यार, इससे मेरे जो करीबी लोग हैं, वो आहत हो सकते हैं। या अगर जिन अगर लोगों को उस तरह की करीबी होगी तो नज़र का पर्दा भी तो होता है ना, नज़र कि का पर्दा होता है। आपको लगता है बुआ पढ़ेगी तो उसको कैसा लगेगा यार, आपा पढ़ेगी तो उसको कैसा लगेगा? अगर उन्होंने पढ़ा तो कितना फिर बुरा वही है, लगेगा, ये नज़र का मतलब पर्दा आप जिस होता है। तरह सोशल मीडिया पर कोई अश्लील बात लिखते हुए ये सोचेंगे कि बिल्कुल, मेरी माँ, मेरी बहन या मेरी बुआ या मेरी कोई कज़िन इसे पढ़ सकती है। वही बात आपको कोई भी टुच्ची बात या एग्ज़ैक्टली, कोई इस तरह की वाहियात बात लिखते हुए सोचना चाहिए कि उसे अशोक भी पढ़ सकता है, या उसे बिल्कुल, देवेश भी पढ़ सकता है, या उसे कोई रजनी भी कोई भी पढ़ सकता है। जिन लोगों के साथ कोई मेरा पढ़ सकता सुबह-शाम है, बिल्कुल, उठना-बैठना, या जो मुझे बिल्कुल, भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं उनके साथ बदतमीज़ी किस हद तक जाके कर सकता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल, सवाल पूछ सकता हूँ, आपसे नाराज़गी मेरी हो सकती है, आपसे मेरी बहस भी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन उनकी एक लिमिट हमें तय करनी पड़ेगी। वो लिमिट हम जो है भूल रहे हैं, और हम क्या, वो समाज का दिक्कत ये हो रही है कि उन लोगों को सोशल मीडिया ने आवाज़ दे दी है जिन्हें मुआशरे में, समाज में आवाज़ निकालने की गुंजाइश नहीं थी। तो ठीक बात उन्होंने है, समझ बिल्कुल। लिया कि ये दुनिया है, वो सामाजिक, चूँकि सामाजिक नहीं थे, और उनका कुछ नुकसान होना भी नहीं है। उन लोगों का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें जिनके आप देखिए, जिनके बा जिनके बारे में हमारे बाप कहते थे कि ये घर में घुसने नहीं पाए। ये घर में घुसने लायक नहीं है। मैं बार-बार ये वही, कहता हूँ कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वोकल वो है जिसे आप सामान्य दिनों में अपने घर के दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देंगे। वो वो धर्म का चोला ओढ़ के, या कोई किसी सामाजिक संस्था का चोला ओढ़ के, किसी पॉलिटिकल उसके नाम पे आपका दरवाज़ा आके नॉक करने की हिम्मत जुटा पाता है कि मैं चंदा लेने आया हूँ, मैं जागरण कराने आया हूँ, मुझे मिलाद कराना है, वरना तो उसे सामान्य दिन में कोई शरीफ आदमी अपने घर के आस-पास भटकने भी ना देगा। तो बिल्कुल। ये तो हम बार-बार ये बात कहते हैं कि इन लोगों के हाथ में निज़ाम आने का नुकसान हुआ है। और रही बात ये कि इस्लाम का जो वर्ज़न और उसकी जो बात हम जो शुरू में कर रहे थे, तो उसमें 2 चीज़ें, 2-3 एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं। अगर महिलाओं पे इतने रिस्ट्रिक्शन होते, तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम प्रॉफ़ेट मान रहे हैं, वो अपनी सबसे पहले तो बीवी पे लगाते, जो खदीजा थी। आप शुरू कीजिए बिल्कुल, ना, अर्ली इस्लाम में जो बहुत ही वोकल लेडीज़ हैं, या जिनका कंट्रीब्यूशन आदमियों के बराबर माना जाता है, वो सबसे करीबी, वो प्रॉफ़ेट के सबसे करीबी लोग। और सेक्टेरियन उसमें भी, अगर आप सेक्टेरियन बाइनरीज़ में देखें, हो सकता है शिया उन्हें ना मान रहे हो, सुन्नी मान रहे हो, सुन्नी ना मानो, देवबंदी बरेलवी में कुछ चल रहा हो। लेकिन कुछ इतने कॉमन फेसेस हैं जिन्हें सब मान रहे हैं, और सबको मानना ये है कि भई बड़े फ़ख्र से वो मुसलमान कहता है कि खदीजा अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताजिर थी, और उनके इतने बड़े काफ़िले चलते थे ट्रेड के कि एक सिरा उसका सीरिया में होता था, दूसरा उसका सऊदी के बॉर्डर पे आके लग जाता। इतने-इतने बड़े उनके जो हैं वो टूरेज जाते थे, टूरेज। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बिना पढ़े या बिना घर में कैद होके या कोड़े खा के तो ये सब नहीं कर रही है। और ये भी एक बड़ा अलमिया है कि मतलब रिश्ता खदीजा ने भेजा पहली बार, तो लड़की को इतना राइट था कि अपने लिए रिश्ता या अपने लिए लड़का पसंद करके वो रिश्ता भेज सकती थी।
बिल्कुल। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल, नबी की वाइफ के बाद में दूसरी वाइफ आती हैं, उम्मे सलमा है। उनके बारे में सुन्नी शियाज में सब में बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वो है कि भाई हदीस से लेके और सोशल लाइफ में और जो उस जमाने के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनमें उनका दखल था। उसी तरह पे एक एग्जाम्पल उम्मे हबीबा का है कि जो अबू सुफियान के घर से निकल के अपनी मर्जी से, मतलब उन्होंने, बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया और बेटी मुस्लिम हो गई और उसने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद उनके हस्बैंड ने वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली अबिसिनिया जाके, तो उसने हस्बैंड को छोड़ दिया और फिर आके उन्होंने अपनी मर्जी से जो है प्रॉफिट से शादी कर लिया। बोले यहाँ, और फिर उन्हें जो है वहाँ उन्हें रेफ्यूज मिला प्रॉफिट के घर में। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसी तरह का एग्जाम्पल फातिमा का है। मतलब वो नबी के बाद और नबी के ज़माने में, और नबी जिनकी ताज़ीम के लिए खुद हर मुसलमान कहता है कि उठ के खड़े हो जाते थे, कि जब बेटी आती थी तो बाप उठ के खड़ा होता। तो मतलब इतना इज़्ज़त भी जो है देना सिखाया, हुँ। कि बेटी को कितना सम्मान देना चाहिए। कि प्रॉफ़िट है लेकिन बेटी के सामने, और मतलब ये मर्तबा है कि भई बेटी के लिए प्रॉफ़िट उठ के खड़ा हो रहा है, तो मतलब बेटी का सम्मान ज़रूरी है। उसके बाद का एग्ज़ाम्पल है हज़रत आयशा का है। जमल की लड़ाई में वो बाकायदा पूरे अपना वॉर को लीड कर रही थी, अली के साथ। और उसके बाद जब वो उसके बाद रिटायरमेंट में चली गईं, तब भी हदीस और उनका पब्लिक लाइफ़ उनकी ख़त्म नहीं हुई। इवन कत्ल उस्मान के ज़माने में भी लोग उनके पास, और उसके बाद भी कि भई लोग सलाह लेने के लिए, पॉलिटिकल सलाह लेने के लिए, खाली ऐसा नहीं कि रिलीजियस बातों पर। हुँ। हदीस उनसे बहुत सारी मंसूब है, लेकिन पॉलिटिकल मामलों में उनसे लोग सलाह लेते थे कि भई उनके बाप खलीफा रहे, वो प्रॉफिट की बीवी रहीं, जो भी है। और उसके बाद भी लोगों को जो है उनका एक पब्लिक लाइफ में, उनका एक पब्लिक स्फीयर में उनका एक स्पेस बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद वाली हिस्ट्री में आप देखिए कि जब बनु उमय्या में हिंदा का एग्जाम्पल है हमारे सामने, कि वो बद्र में और यरमुक में, उसके बाद में फिर अब्बासी आ गए। अब्बासियों में जुबैदा और इतने सारे लोग हैं कि वहाँ औरतें पूरा निज़ाम चला रही हैं। अगर उसके अगर बाद वो में इलाका हमारा 1 वाला है। मिनट छोड़ दें, मैं जानबूझ हुँ, के आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर वो इलाका 1 मिनट के लिए आप छोड़ भी दें, चलिए हम कह दें कि ये सब तो हिंदुस्तान के बाहर हुआ। मैं हिंदुस्तान के पे थोड़ा-सा टिकना चाहता हूँ आज। आप अगर मुगलिया सल्तनत को देखें, तो मुगलिया सल्तनत में औरतों का क्या मान था, माँओं के सामने अकबर हों, चाहे औरंगज़ेब हों, चाहे पूरा ख़ानदान आप उठा के देख लीजिए, माँओं के सामने वो कैसे झुकते थे या फिर माँ के ब सामने, बहनों को जो सौतेली माँ के सामने, सौतेली माँ के सामने ज़बान नहीं खोलते। सगी तो छोड़ दीजिए। वही, आप ही उठा लीजिए, अब मैंने अपनी बात कर दी है, इशारा कर दिया है, कहना आपको ही है। जी, जी। वो है, और रज़िया सुल्तान का चलिए ठीक है कि एक बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन उसके बाद भी चाँद हुँ। बीबी, अब बड़े फ़ख्रिया मुसलमान बताते हैं कि हमारी तारीख़ का हिस्सा है, ज़ुबैदा हमारी तारीख़ का हिस्सा है, रज़िया हमारी अगर तारीख़ का अगर हिस्सा है, चाँद बीबी हमारी तारीख़ का अगर हिस्सा है। सूफियों में जाएँगे तो राबिया का नाम आपको लेना पड़ेगा, राबिया राबिया का का नाम भी नाम है, लिए बिना सूफियों का कोई बिल्कुल, इतिहास पूरा ही नहीं होगा। कोई इतिहास पूरा नहीं हो रहा है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं, और हम उसके बाद में जाके हम कहें कि साहब औरतों पे बड़ा ज़ुल्म इस्लाम सिखा रहा है, और मुसलमान कह रहे हैं नहीं-नहीं इतनी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारे वो हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिसिंग इस्लाम में अगर जाएँगे तो आदमी पे भी उतना ही रिस्ट्रिक्शन है जितना औरतों पे है। आदमी के साथ एडवांटेज ये है कि चूँकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, तो हम उसमें एक लिबरल स्पेस ले जाते हैं, और बिल्कुल, हमारी जो गलतियाँ हैं, मतलब हमारे जो दुष्कर्म है या हमारी जो धूर्तताएँ हैं, उन्हें लड़के की गलतियाँ कह के आप जो है इग्नोर करने का जो एक टेंडेंसी साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में, मतलब हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरे लड़कों से साउथ भूल एशियन हो कल्चर जाती का है। पार्ट है। तो उस धृष्टता और धूर्तता को इग्नोर करके आप लड़के की गलती जो है इग्नोर कर दीजिए, और लड़की पे आप तलवार लेके चढ़ जाइए। तो ये थोड़ा-सा जो कल्चरल ये वो है। लेकिन इसका रिलीजन के मामले में अगर आप जाके देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, हाँ, बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है कि साहब कोई प्रॉफिटहुड, या बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह की करती हैं कि भई उन्हें ये स्पेस नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अलग-अलग दौर के, अलग-अलग समय के मुआशरों का भी थोड़ा फ़र्क होता है कि सऊदी बिल्कुल है, में बहुत जिस होता है। ज़माने में इस्लाम का एडवेंट हुआ, और मैं बार-बार कहता हूँ कि मुसलमानों में भी आप ये देखिए, जो अर्ली कन्वर्टेंट से लेके और अभी तक के लिए, जहाँ मैक्सिमम जिन सोसाइटीज़ में इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ, वो अपने इलाके के, अपने रीजन के सबसे निकृष्टतम और सबसे ज़्यादा ज़ालिम और सबसे ज़्यादा लड़ाके और सबसे ज़्यादा अनसोशल और अनसिविलाइज़्ड लोग कहलाते हैं। इस्लाम का एडवेंट जिन अरबों में हुआ, या जिन कबीलों में फैला, या ईरान से लेके और अफ़गानिस्तान तक या हिंदुस्तान तक भी, और हिंदुस्तान में भी वो लोग थे जिन्हें सामान्य जो स्पेस है, जो सो कॉल्ड जो हमारा हायरार्की है, उसमें कहीं जगह नहीं थी। सबसे ज़्यादा उन लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। उन लोगों को इस्लाम इस लेवल तक लेके आया कि आप बराबरी में आइए और थोड़ा इंसानियत सीखिए और ये सिविलाइज़्ड तरीके अपनाइए। तो हो सकता है कि
कई जगह भई मैसेज की भी कमी रह जाती है कि प्रोपेगेशन नहीं हुआ या उस तरीके से उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ। तो आपकी नाराज़गी जायज़ है कि भई आपसे बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं, कुछ होता है, लेकिन हम उस मामले में हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका है, जिनको कन्वर्जन हो गया या उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया या वो इस्लाम के दरवाज़े पे आ गया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। और उसके लिए हम लोग या हमारे बुज़ुर्ग या हमारे जो पढ़ा-लिखा जो मुआशरे का जो जो एलीट तबका जो सो कॉल्ड है, या जो मौलवियों का या चाहे वो पढ़े-लिखे लोगों का, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी थी। उन लोगों ने उस ज़िम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, उनके हाल पे छोड़ दिया, और जब उनके हाल पे छोड़ दिया तो जिसे जहाँ से जो मिला उसने वहाँ से वो चुग लिया। अगर आप यहाँ शादियों से लेके और कल्चरल या हमारा जो रोल डे टू डे बेसिस पे जो जीना रहन-सहन है, उसमें अगर आप देखेंगे, तो उसमें बहुत सारा हिंदुइज़्म का या बहुत सारा जो आस-पास के जो कल्चर्स हैं या जो जो कबीले हैं, वो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया या उसमें वो नहीं है। शादियों में मेहंदी की रस्म से लेके लाल कपड़ों तक ये अरबों से नहीं लेके आए थे, हम यही हमने यहीं से एक्सेप्ट किया। चूड़ियाँ हैं या सिंदूर भी वो आपने मुसलमान औरतों को लगाए, देखो अभी भी लगाती हैं, कोई हराम-हलाल के बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। उसके वो सब चीज़ों के बावजूद। तो ये सब चल रहा है, मैं तो मैं इन सब आपको चीज़ मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि कश्मीर में ये औरतों को जलाने की शादी के बाद जो सती प्रथा है वो बेहद थी। और एक दौर ये था कि मुस्लिम औरतें भी जो हैं उसका सती प्रथा का फ़ॉलो करके उसी कब्र में सो जाया करती थी जिसमें मर्द सोते थे। और बहुत मज़ेदार बात बताऊँ कि इसको ख़त्म औरंगज़ेब कर पाया। सती प्रथा को भी उसने ब रोक लगाई और उसने इस पर भी रोक लगाई। तो इतिहास तो ख़ैर अपने आप में बहुत शानदार और एक बड़ी अजीबो-गरीब जगह है। वर्तमान पे लौट के आते हैं और जो पहला सवाल था उसको आखिरी सवाल की तरह लेता हूँ कि मुत्ताकी साहब आए, उस पे बहुत शोर-शराबा हुआ, वो सब तो ठीक है, डिस्कस होता रहेगा। अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये भी एक बड़ा मज़ेदार सा ट्रायंगल है अगर आप देखिए। अगर थ्योरी में जाइए तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। अफ़गानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान का एक ऐसा मज़बूत आप कह सकते हैं गठजोड़ बन सकता है कि हिंदुस्तान के लिए हमेशा परेशानी क्रिएट कर सकता है। प्रैक्टिकली जाएँ तो अफ़गान अगर थोड़े दिन के लिए पाकिस्तान के दोस्त होते भी हैं, तो पाकिस्तानी फिर कहते हैं कि ऐसे दोस्त से दुश्मन भला और उसके बाद फिर वही सब शुरू हो जाता है जो हो रहा है। सोशल मीडिया पे मैं एक पोस्ट लगातार देखता हूँ, कोई न कोई अफ़गानी करता रहता है जिसमें ब्रिटिश इंडिया है और उसके बाद अफ़गानिस्तान है और सवाल पूछता है कि ये कमबख्त पाकिस्तान कहाँ से बीच में आ गया? तो ये इस पूरे उस खेल के भीतर जो भारत ने ये अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है अफ़गानिस्तान को थोड़ी-सी मान्यता, पूरी मान्यता नहीं, थोड़ी-सी मान्यता देने का अपने यहाँ बुलाया है और ज़ाहिर तौर पे ये पाकिस्तान को थोड़ा-सा जलाने के लिए, थोड़ा-सा चिढ़ाने के लिए भी किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अफ़गानों की थोड़ी-सी बेचारों की उनकी परेशानी भी समझनी होगी। और ये ब्रिटिशिज़ की साज़िश कहिए या उनकी दुष्टता कहिए कि जहाँ से वो गए हैं, उनकी जो खींची हुई पॉलिटिकल लाइन्स हैं, उससे पूरी दुनिया परेशान है, जहाँ-जहाँ उनके फुटप्रिंट्स डू हैं डूरेंट लाइन वो की आप बात कर रहे हैं, हाँ। ड्यूरेंट लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप उसे कल्चरली देखें, यहाँ खाली इसी ड्यूरेंट लाइन को हम क्यों देख रहे हैं? आप देखिए कुर्दिश रीजन को कैसे उन्होंने पूरे बवाल के साथ में हुँ, 4 हुँ। बिल्कुल। हिस्सों में बाँट के और पूरी कम्युनिटी को उन्होंने मतलब आपने छोड़ दिया कि टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए कि आप लड़ते रहिए और अपने राइट्स माँगते रहिए। अफ्रीका में बहुत भयानक किया है, उस पर बात कम होती अफ्रीका है। में ये अफ्रीका बहुत में भी ऐसे ही भयानक हुआ लाइनें है। खींची हैं, कबीले बीच से बाँट दिए। हिंदुस्तान-पाकिस्तान की लाइन तो और बांग्लादेश की लाइन ऐसी है कि आप बाकी बँटवारा छोड़ दीजिए। पंजाबियों का और बंगालियों का जो बँटवारा है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ बेचारा आधा घर इधर है, आधा घर उधर है। बाकी हम आप तो उसपे नारे भी लगा सकते हैं या बांग्लादेश भेज दो, पाकिस्तान भेज दो भी कह सकते हैं या उसे कम्युनल लाइन्स पे देख सकते हैं। लेकिन असम के या वेस्ट बंगाल के या पंजाब के आदमी से पूछिए कि उसके साथ में कितनी दिक्कत है, उसका कोई अगर उधर रिश्तेदार है, या इधर रिश्तेदार है, या इधर घर है, उधर ज़मीन है, उधर ऐसा। तो वो इस तरह की वही हाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन है, उसका भी है। वहाँ पर ज़्यादातर ट्राइब्स के साथ मसला यही है कि उसका कब्रिस्तान सीमा के उस पार है। अब फिर भी बॉर्डर हिंदू पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बातें करने लगे हैं। अभी कुछ साल पहले तक ख़ास तौर पे जब तक ये अफ़गानिस्तान वाला ये आपका मुजाहिदीन मूवमेंट चल रहा था, बॉर्डर पोरस थे। दोनों तरफ आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं थी, कबीलों में आपस में शादियाँ हो रही थी, रिश्तेदारियाँ हो रही थी। और अब स्थिति ये है कि वो रहता इधर है और उसकी पता चला उसके बाप की कब्र उस पार है। अब वो अपना जनाज़ा लेके चला कि अपने बाप के कब्र के बाप बराबर में दफनाऊँगा, वहाँ वहाँ पर जो है अफ़गानी फ़ौजी बंदूक लेके खड़े हो गए, इधर घुसने नहीं दूँगा। इधर पाकिस्तानी खड़े हो गए, बलोचों के साथ में या ये जो नॉर्थ फ्रंटियर के लोग हैं या ऊपर जो चमन के इलाके में जो लोग हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत है अफ़गानों के साथ। अब वो बेचारे वो पॉलिटिकल लड़ाई एक तो उनके साथ में आप किसी अफ़गानी से बात कीजिए, ये हम तो यहाँ अलग वो है लेकिन जब
आप मिडिल ईस्ट में या कहीं किसी पुराना अफ़गान या कोई बेचारा शरीफ सा अफ़गान मिले, तो वो यही कहता है कि हम लोग तो इतने सीधे थे कि हम गधा गाड़ी पे हम घूम लिया करते थे और गधों पे हम बैठ जाते थे। और फिर हमारे हाथ में हमारे पास लाके वो टोयोटा के हाइलक्स ट्रक हमें थमा दिए गए और हमारे कंधे पे लॉन्चर रख के छोड़ दिया गया। बोले एक आदमी जो एक लठ से पूरे इलाके में अपनी जो है दादागिरी दिखाता घूम रहा है और उसके हाथ में इतने रिसोर्सेज़ आ जाए कि उसे बंदूक या लॉन्चर मिल जाए, तो फिर उसकी शराफ़त जो है फिर वो गुंडई में अपने आप तब्दील हो ही जाएगी। तो बिल्कुल ठीक उनके है। साथ में ये एक तो साजिश ये हुई कि एक ऐसी कम्युनिटी जो बेचारी मेहनती थी, खेती और इन सब चीज़ों में और उनका यकीन था, मेहनती लोग, पहाड़ पे उनसे पत्थर चढ़वा दिए, बोल्डर्स उनके कंधों पे लेके वो पूरे मिडल ईस्ट में आप जाके देखिए, तो अफ़गान बेचारे सारी मेहनत के काम वही करते हैं, ईरान से लेके और सऊदी अरेबिया तक। और उसके अलावा फिर उनके हाथ में जो है सारे दुनिया जहान का कचरा वो सफाई कर रहे हैं, उनकी मर्सनरीज़ हैं। वो यमन में लड़ने जा रहा है ईरान के लिए तो अफ़गानी जा रहा है, सऊदी के लिए सीरिया में लड़ रहा है तो बेचारा अफ़गानी लड़ रहा है। वो क्यों लड़ रहा है? उसे $1000 मिल जाते हैं लड़ने के और मारने के 2 $250 और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसे लगता है कि मेरे घर में लाइफ़ ठीक हो जाएगी। तो उसकी मजबूरी है, वो मर्सनरी की तरह पूरे दुनिया में भागा फिर रहा है। अब उनको लेके और आप उनको फिर उन पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों में अब तालिबान का क्या-क्या मसला है वहाँ पे और किस तरह से वो पावर में आए हैं या किस तरह से उन्हें पावर में लाया गया है, ये सबको मालूम है। किसने उन्हें क्रिएट किया, पूरा मुजाहिदीन मूवमेंट हमारे सामने गुज़रा है। हुँ। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उसपे तालिबान के नाम पे हमने बरसों बरस गालियाँ खाई हैं और इस्लामोफ़ोबिया को प्रमोट करने में और उसे फ़रोग़ करने में या इस्लामोफ़ोबिया को हवा देने में जिन 3 बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस का नाम लिया जाता था हमारे सामने, आईएसआईएस उनमें तालिबान। आईएस, अल-कायदा और तालिबान। उनमें हाँ, से कम बोको तीनों के हराम साथ का नाम आता था। हुँ। बोको हराम तो ये अभी 4 दिन पहले की बातें हैं, इन्हें कौन जानता था? हुँ, ये अल-शबाब इन सब का इतना नहीं था, लेकिन ग्लोबल जो हुँ। लेवल लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि जो राइट विंगर्स हमारे यहाँ सत्ता में आए, वो चाहे उनकी मजबूरी कहिए, चाहे मित्रों का धंधा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, आखिरकार या अल्टीमेटली चाहे उसमें जो हमारे जो जेम्स बॉन्ड साहब हैं, उनका उनका भी रोल आप समझ सकते हैं। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तीनों के साथ में राइट विंगर्स को जाके कोएलिशन करना पड़ा। अल-कायदा वालों के साथ में भी हैं, आप प्रिंस बंदर बिन सुल्तान के साथ में भी डील कर रहे हैं, जो अल-कायदा और तालिबान के फाउंडिंग फादर हैं या आईएसआईएस के फाउंडिंग फादर हैं। अ, आपको मुत्तकी साहब के साथ भी डील करना पड़ रहा है और फिर आप उन्हें जो है सिविलाइज़्ड और उनके पक्ष में फिर आपको ये मतलब पहली बार हुआ है कि हम बैठ के तालिबान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो लोग जिनके नाम पे नफ़रत फैलाते थे, वो उन्हें बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। तो इसका एक सबक ये भी है कि आप उतनी नफ़रत फैलाइए या उतना कचरा फैलाइए और रस्सी को उतना तोड़िए कि दोबारा जब उसे जोड़ें तो उसमें आपको शर्मिंदगी का एहसास ना हो और आपको फिर आके उलट-बंसियाँ ना करनी पड़े। तो उस लेवल तक मत जाइए कि जहाँ जाना पड़े और मजबूरी हो। अब चूँकि डिप्लोमेसी एक अलग चीज़ है, ये ख़ैर मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात ही है, मतलब रिलीजियस या सोशल बातें अलग हैं, लेकिन डिप्लोमेसी का अलग है और मैं आपको एक बात के साथ छोड़ जाऊँगा। ये शायद बात होगी 2016-17 में तो नहीं हाँ, उससे पहले हामिद अंसारी साहब जब वाइस प्रेज़िडेंट थे, तो उनके साथ में एक प्रोग्राम में वहाँ वनस्थली विद्यापीठ में कोई एनुअल फंक्शन था, उसमें उनके साथ में मैं था। तो उनसे किसी बच्चे ने सवाल किया था कि अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में हमारी या चीन में हमारी जो दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इनसे हमें आप जो है डिप्लोमेट रहे, करियर डिप्लोमेट रहे, इनसे कैसे रिश्ते सुधारे जा सकते हैं? उस टाइम बड़ा माहौल खराब तो उन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि आप सब कुछ बदल सकते हैं 2 लोगों के सिवा, एक अपने माँ-बाप और एक अपना पड़ोसी। पड़ोसी को बिल्कुल। बदलना आपके हाथ में नहीं है, पड़ोसी खुद ही बदल जाए या कुछ बेच जाए या चला जाए तो बात अलग है, लेकिन नेशंस के मामले में आप पड़ोस नहीं बदल सकते आसानी से। और जब आप बदल नहीं सकते तो फिर जो भी कोई भी एक वाइज़ एक जो थॉट होगा वो यही कहेगा कि भई इनके साथ रहना सीखिए या इनके साथ डील करना सीख लीजिए, कैसे डील करना है। राइट विंगर्स के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें हर चीज़ लठ के ज़ोर पे चाहिए होती है, फिर वो डिप्लोमेसी उसमें पीछे रह जाती है, वहाँ डील नहीं कर पाते। आज की तारीख में श्रीलंका से लेके और आप पाकिस्तान तक मतलब पूरा एक सर्किल अगर आप भारत के चारों तरफ घिरे हुए देशों का और उधर ईरान से भी आपने बिगाड़ रखी है, अभी अब तो ईरान और सऊदी अरब तक भी बात पहुँच गई।
आप जाके धंधे के लिए यूएई में जाके बैठ जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सऊदीज के साथ में फिर आपको जो है अब्बा डब्बा झब्बा भी वहां करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने उन्हें गालियां दी हैं, उनके साथ में आपने नफरत का धंधा फैलाई, उनके नाम पे आपने यहाँ फैलाया है। आप सीरिया इराक में भी कल जाके बैठेंगे और हो सकता है कि कल को पाकिस्तान के साथ भी आपको बैठना पड़े। और पाकिस्तान के साथ भी ये भी हिस्ट्री का एक सबक ये है कि सबसे ज्यादा जो बैठने की कोशिश की इन्हीं लोगों ने की है, जो सबसे ज्यादा उसे गालियां देते चले आए हैं। वाजपेयी जी से लेके और मोदी जी तक शॉल लेके हम नहीं गए थे, या लाहौर बस लेके हम नहीं गए थे, या मसूद अजहर को कांधार छोड़ने भी हम लोग नहीं गए थे। ये जो लोग गए थे ये उनके पाप हैं। और ये एक हमारे यहाँ ये थोड़ा सा नैसर्गिक न्याय का एक नियम है कि जो जितनी नीचता बोता है उसके मुंह पे लौट के आती है। आसमान का सूखा मुंह पे घूम के आने वाला जो कहावत हमारे यहाँ मुहावरा है, वो अक्सर इनके साथ हो जाता है। हम लोग जो सेंटर में बैठे हैं हमारे लिए फायदा बैलेंस कर जाते हैं, इधर हो जाएंगे थोड़ा टिल्ट इधर हो जाएगा। जो एक्सट्रीम राइट पे जाता है उसके लिए यू टर्न होता है, उसके लिए टिल्ट होना नहीं होता, उसकी जो वापसी है वो यू टर्न है। और जो ये उलट बंसियां बज रही हैं, यू टर्न हो रही है, इसमें ये शर्मिंदगी का एहसास पता नहीं, हमें नहीं लगता होता होगा या नहीं होता होगा, क्योंकि इन सब कामों के लिए बहुत बेशर्म बनना पड़ता है। सत्ता अपना काम करती रहती है, लाला जी जिनका देखिए, बिजनेस है वो अलग काम कर। मैं इसको एक फिक्रे में इसको समेट देता हूँ कि जब अल-कायदा का चक्कर हो, तो अल-कायदा से भी निभाना पड़ता है, जाने दीजिए। तो कई सारी बातें आई, हम ज़ैगम साहब को बुलाते ही इसलिए हैं कि बहुत सारी वो बातें जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, जो इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं, जुड़ती हैं, उनको बहुत आसान तरीके से और बहुत कायदे से समझा जा सके। ज़ैगम भाई, कोशिश हम करेंगे कम से कम हफ्ते में एक बार हमारे साथ आते रहें। हम इनको जहाँ भी ये होंगे वहाँ घेरने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया ज़ैगम भाई।